हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर बेसिकली चैप्टर स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस कवर कर लिए थे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, तो फटाफट पहले अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। जो भी तुम लोगों ने डाउट्स पूछे थे, तो उन सब में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे लग रहा है, और जो तुमने डाउट्स पूछे थे वो सब मिला के एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट होमवर्क। तो एक्सरसाइज 3 के डाउट्स पूछे तुम लोगों ने, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के डाउट्स है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में बहुत लोगों ने फर्स्ट वाला ही पूछा था, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन था। तो देखो, ग्राफ का क्वेश्चन है, तुम्हें कर सकते हो, तुम चाहिए तो पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करके निकाल सकते हो। अगर तुम ऐसे भी नहीं करना है, तुम्हें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से भी कर सकते हो, जो कि अभी पढ़ना बाकी है तुम्हें, ठीक है। वो लास्ट में पढ़ेंगे, तो उनसे भी कर सकते हो। अभी के लिए तो अपन मॉड, हमने को पता है कि मॉड का डेफिनेशन कैसे ओपन करते हैं, मॉड के केसेस कैसे बनाते हैं, तो उसी के कंसेप्ट यूज करके हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो क्या मिलेगा सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट चीज, इसको हम लोग केस में ब्रेक करेंगे। तो y इज इक्वल टू, पहले तो दो केस बनेंगे, अगर x पॉजिटिव या फिर x नेगेटिव, राइट। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये x की पावर हाफ बनेगा, एंड अगर x नेगेटिव है तो ये अंदर में नेगेटिव से ओपन होगा और माइनस x की पावर हाफ बनेगा। देखो, अगर हमारे पास अगर x की पावर हाफ होता है, जैसे कि रूट x होता है, तो ऑब्वियसली बात पता है हमें कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी रूट पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मॉड दिया है, इसका मतलब चाहे अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अंदर वाली वैल्यू क्या होने वाली है, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही देने वाला है, क्योंकि ये जो मॉड है ये ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू का हमेशा अंडर रूट निकाल सकते हैं। हेंस अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे दिखेगा, देखो कि इसके बीच में बनाना, देखो -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में ये सपोज 0 है, ये 1 है, यानी -1 है, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले 1 की पावर हाफ करोगे तो वो भी 1 ही आएगा, ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे -1 पुट करोगे, देखो इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। -1 पुट करोगे तो +1 की पावर हाफ, यानी 1 की पावर हाफ, तो 1 ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली 0 पुट कर लो, 0 की पावर हाफ, तो 0 ही रहने वाला है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब बचा क्या है कि ग्राफ यहां से यहां तक पहुंचेगा कैसे, इस तरीके से पहुंचेगा या फिर इस तरीके से पहुंचेगा, स्ट्रेट लाइन से पहुंचेगा। तो देखो, एक रूट एक्स का ग्राफ है, रूट एक्स का ग्राफ हमेशा कर्विंग कुछ ग्राफ रहेगा। तुम चाहिए तो बीच में कुछ पॉइंट भी ले सकते हो, जैसे कि 1/4 ले सकते हो, ठीक है, 1/2 ले सकते हो, फिर 3/4 ले सकते हो। तो ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे ले सकते हो, इक्वल डिस्टेंस पे सब 1/4 1/4 1/4 ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पे है। तो चलो पुट करते हैं 1/4। तो 1/4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/4 का रूट कितना आएगा, वो सीधा फिर हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1/4 का अगर रूट करोगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हाफ आ जाएगा। सिमिलरली 1/2 का अगर रूट करोगे तो वो 1/√2 आ जाएगा, और 1/√2 की वैल्यू हाफ से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, तो इस तरीके से यहाँ पे कहीं आ जाएगा। सिमिलरली 3/4 का अगर रूट करोगे तो √3/2 आ जाएगा, ये भी और बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर पीछे में भी निकालोगे, पीछे में ग्राफ एग्जैक्टली सेम तरीके से आगे बढ़ेगा, जैसे कि राइट हैंड साइड में जा रहा है वैसे ही सेम लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएगा, ऐसे कुछ दिखेगा। तो ये है हमारे पास मॉड एक्स की पावर हाफ का ग्राफ। ये मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट में जब आएंगे तो मैं एक तुम्हें चीज सिखाऊंगा कि अगर जब एक्स की जगह कुछ एक रिप्लेस करते हैं मॉड एक्स से, तो ग्राफ आगे जो बन रहा है सेम ग्राफ पीछे भी वही बनेगा। इसलिए ये जो ग्राफ है ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, कि वाई एक्सिस के अबाउट आगे जो ग्राफ बन रहा है और पीछे जो ग्राफ बन रहा है वो दोनों एक सेम ग्राफ है बेसिकली, ठीक है। तो ये रहा फाइनल फर्स्ट का आंसर। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। उसके पहले बहुत लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। सीधा फिफ्थ वाला एक डाउट था किसी 2-3 लोगों का, तो उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि x की वैल्यू पूछी है कि x की रेंज क्या आ रही है। तो देखो, इसको करने के पहले तो 2 तरीके हैं, एक तो सब्जेक्टिव अप्रोच और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि क्या कि x की वैल्यू उठाओ और इस पे पुट करो, और इन तीनों में से कोई एक आंसर निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे कि चलो देखते हैं, सपोज x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, या फिर चलो 0 पुट करते हैं। 0 देखो, इसमें है 0, इसमें नहीं है 0, इसमें है 0, और डिनोमिनेटर तो बात की बात है, ठीक है। तो 0 देखते हैं, 0 तो 0 - 1 1, 0 - 2 2, 0 - 3 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6। अब 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो बिल्कुल सही है,
मतलब 0 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच तुम बोल सकते हो कि बी ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब उसमें 0 आ ही नहीं रहा है और हमारे हिसाब से तो 0 आना चाहिए ऑब्जेक्टिव के थ्रू। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए कि दिक्कत अभी इन दोनों में है, ए और सी। ए और सी में देखो डिफरेंट क्या है, ये बोल रहा है 0 और 4 के बीच में, ये बोल रहा है 0 से छोटा है 4 से बड़ा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज कुछ इन दोनों में से इसमें अंदर कोई पॉइंट ले लेते, चलो 1 ले लेते हैं, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 नहीं है। तो देखो 1 देखते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0, ये तो गया। 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉड 1, तो ये 1 बन गया। 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो रहा है 3। अब 3 क्या 6 से बड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं, 3 6 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 1 तो गलत है, यानी ए ऑप्शन भी गलत होगा। अब इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन अभी भी तुम एक डाउट पूछ सकते हो कि चलो सर एग्जैक्टली अगर सी वाला एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा है, सपोज 0 से छोटे में सारी वैल्यूज में नहीं सेटिस्फाई कर रही, तो ऐसा भी एक दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग इसको पहले अच्छे से सब्जेक्टिव अप्रोच से करेंगे। सब्जेक्टिव अप्रोच डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस ग्राफ से अप्रोच करना है। देखो सबसे पहले मैं इसको फंक्शन को मान लेता हूं, मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ठीक है। तो अब इन तीनों का मतलब ये 3 मॉड्स है, तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी है ऐसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये अलग अलग मॉड्स है, ठीक है। तो बेसिकली 4 इंटरवल बनेंगे, 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 इंटरवल्स बनेंगे और हर इंटरवल में मैं फंक्शन को ब्रेक करते जाऊंगा, ठीक है। ऐसे 4 केसेस, x बिलोंग्स टू सबसे पहला माइनस इंफिनिटी से 1, फिर x बिलोंग्स टू 1 से 2, फिर x बिलोंग्स टू 2 से 3 और लास्ट में 3 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग 4 केसेस में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला केस देखते हैं, अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो ये तो नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा और ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, तो तीनों वैल्यूज नेगेटिव से ओपन होने वाले हैं। तो ओरिजिन निकाल लेते, चलो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। देखो तीनों को अगर अच्छे से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3x प्लस 6। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में बस पहला वाला जो मॉड है वो पॉजिटिव से ओपन होगा, बाकी सारे मॉड नेगेटिव से ओपन होंगे, यानी यहाँ पे 1x और 1x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स और ये बचेगा माइनस 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 4 बचेगा, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 4। सिमिलरली 2 से 3 की बात की जाए तो 2 से 3 में पहले 2 मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, थर्ड वाला मॉड नेगेटिव से ओपन होगा और इस तरीके से वैल्यू अभी वापस से निकालेंगे, 1x और 1x वापस से कैंसिल, ठीक है। और बचेगा 1x वैसे का वैसे ही, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बन रहा है और यहाँ पे प्लस 3 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या आ रहा है, एक सिंगल एक्स आ रहा है। और सिमिलरली 3 से इंफिनिटी में तीनों के तीनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, हेंस यहाँ पे तीनों के तीनों को ऐड करेंगे तो 3x माइनस 6। तो बेसिकली हमने 4 केसेस निकाल लिए हैं, अब बस इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है डायग्राम, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से 1 में ध्यान से देखो, 0 पे वैल्यू और पुट करोगे 0, देखो इसके अंदर 0 लाई कर रहा है तो 0 पुट करोगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और 1 पुट करोगे, देखो 1 पुट करोगे तो माइनस 3 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 3, तो मतलब 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। अब अगर ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से कुछ और दिखेगा, तो ये 1 पे वैल्यू आ रही है 3। सिमिलरली अगर 2 पे चेक करते, चलो 2 पे, तो 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे 2 तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 पे वैल्यू एग्जैक्टली 2 ही आ रही है, तो इसका मतलब इस तरीके से कुछ बनेगा। सिमिलरली 3 पे वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे 3 पे वैल्यू पुट करो तो 3 आएगा और यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करो तो 9 माइनस 6 वापिस से 3 आएगा, तो वापिस से ये वैल्यू 3 पे 3 ही देने वाला है। तो इसका इसको ज्वाइन कर लेते हैं, देख सकते हो ये ग्राफ बनते हुए धीरे धीरे, ठीक है। वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और फिर फाइनली 3 से आगे वहां जाओगे तो इसी तरीके से आगे और ग्राफ का स्लोप इंक्रीज होगा। देखो इसका स्लोप कितना है 1, इसका स्लोप कितना है 3, तो 1 स्लोप और 3 स्लोप, तो इसका स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। अब बस तुम्हें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कब आ रही है,
तो तुम्हें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा इसकी वैल्यू 6 कहां पे, तो ये रही इसकी वैल्यू 6, राइट। तो अब देखो ये वैल्यू 6 कब देगा, ये सोचो अच्छे से। तो देखो एक तो 0 पे तो दिख ही रहा है कि 0 वैल्यू जब पुट करो तो 6 आ रहा है। फर्दर एक और वैल्यू कौन सी आएगी, देखो ड्यू टू सिमेट्री देख सकते हो, 1 और 2 के बीच में एक ग्राफ बन रहा है, 2 और 3 के बीच में एक ग्राफ बन रहा है, 0 और 1 के बीच में एक ग्राफ बन रहा है, और 3 और 4 के बीच में एक ग्राफ बन रहा है। तो मुझे तो 4 वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो यहाँ पे 4, तो 4 पुट करोगे तो 12 माइनस 6 आएगा, हेंस यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। अब सिमिलरली उसने क्या पूछा, ये पूरा जो ग्राफ है इसकी वैल्यू 6 या फिर 6 से बड़ी कब है, तो ये एक केस बनेगा एंड ये एक केस बनेगा। तो देख सकते हो ये अगर एक केस है तो, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए या फिर 4 से बड़ी होनी चाहिए, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसको भी अच्छे से अपने नोटबुक में एक बार अच्छे से लिखो, और भी कुछ डाउट्स है फटाफट उनको भी डिस्कस करते हैं। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व करना है इसे, मॉड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5। तो देख सकते हो यहाँ पे एक मॉड यहाँ पे है, तो उस पे केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस अच्छे से ओपन करेंगे, ठीक है। तो केस 1, अगर x स्क्वायर अंदर वाला मॉड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, तो देखो ये क्या मिलेगा, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इसको अच्छे से क्रिटिकल पॉइंट्स बना के सॉल्व करोगे तो -3 और -1 दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से बनेगा। अब ये पॉजिटिव कहां कहां पे जा रहा है, तो इस इंटरवल में एंड इस इंटरवल, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज्ड यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से इसका कंडीशन हुआ अभी का मतलब, ठीक है, मतलब एक कंडीशन निकाला हमने अभी। केस 2 भी निकालेंगे, पहले इसको अच्छे से केस 1 को देखते हैं। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये वाला मॉड पॉजिटिव से ऊपर होगा, हेंस क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो भी ध्यान से, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और अगर फैक्टराइज करोगे तो ये बच जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, हेंस x की वैल्यू -4, -2। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है चेक करो क्या इस कंडीशन के बीच में आ रही है या बाहर आ रही है। तो देखो -4, तो -4 कहां पे आ रहा है, तो -4 ऑफकोर्स -3 से छोटा ही रहता है, हेंस -4 तो सही है, -2 गलत है। देखो -2 इसके बीच में आ रहा है ना, जो कि इस इंटरवल में नहीं है, हेंस यहाँ पे जो आंसर आएगा x इक्वल टू -4 करेक्ट है। चलो तुम देख भी सकते हो, यहाँ पे -4 पुट करके चेक भी कर सकते हो, और -2 पुट करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 और यहाँ पे -8 तो ये बन जाएगा -1 और -1 का मॉड 1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो पुट करो -4 तो ये बन जाएगा, ये 1 बन रहा था और ये कितना बनेगा -8 प्लस 3 -8 प्लस 5 -3 और 1 -3 -2। तो इसलिए -2 गलत हो रहा है, -4 पे पुट करोगे तो एग्जैक्टली मैच करेगा। सिमिलरली केस 2 देखते हैं, अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या, तो देखो ध्यान से, x प्लस 1 x प्लस 3 नेगेटिव, देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव किसके बीच में आ रहा है, -3 और -1, मतलब -3 और -1 में इसमें इंटरवल आएगा, ये वाला कंडीशन आएगा। अब बस इसको नेगेटिव से ओपन करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, -x² -4x -3 पूरा का पूरा नेगेटिव से प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो क्या मिलेगा, -x² -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस 2x -2 इक्वल टू 0। सीधा चलिए फॉर्मूले लगाते हैं इसमें, तो देखो क्या मिलेगा, -2 प्लस माइनस रूट b², तो b² कितना है, तो b² यानी 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 4ac यानी 8 हो जाएगा अपॉन 2a, तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस 12 है, तो 12 को लिख सकते हो 2√3 राइट अपॉन 2, तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस √3। तो एक इरैशनल आंसर आ रहा है इस पार्ट में, ठीक है। लेकिन अभी वापस से तुम्हें चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा नहीं है। तो -1 में अगर तुम √3 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है इस इंटरवल में लाई तो नहीं करने वाला है, क्योंकि -1 से और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन -1 छोटी वैल्यू चाहिए, तो -1 में अगर तुम √3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हेंस यहाँ पे एक ही आंसर आएगा -1 -√3।
तुम ये तो देख सकते हो -1 और ये -√3 √3 कितना होता है 1.732, तो -1 माइनस 1.732 विल बी -2.732, तो -2.732 देखो इसके बीच में लाइक कर रहा है, जिसका यही एक आंसर आएगा। तो यहां से एक आंसर आ रहा है -4 और यहां से -1 -√3। तो इस तरीके से इस मॉड को सॉल्व करना होता है। केसेस बनाओ, कंडीशन आएंगी, कंडीशन से उनका जो भी सोल्यूशन है सॉल्व करो, ठीक है। फिर 8 वाला क्वेश्चन दो तीन लोगों ने अच्छे से पूछा था और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो इसको कैसे करना है और ग्राफ बना के करना है, और ग्राफ में कैसे सोचना है कि इसके मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू जो भी एक पॉइंट पे आएगा वो सब कैसे सोचना है। सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा भी यहाँ पे देखो ए बी सी सब अननोन क्वांटिटीज है, बस यहाँ पे एक चीज दिया है कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, तो वो दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो मॉड है, तो दो मॉड है, तो ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 करो, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा b बाई, राइट। एंड सिमिलरली और एक और x है मॉड x, तो उसका तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0 एंड b बाई। अब देखो b और a दोनों वैल्यू क्या है, b एंड a पॉजिटिव है, तो ये भी पूरा टर्म क्या रहेगा पॉजिटिव। यानी देखो कितने इंटरवल कितने बनेंगे, एक तो 0 और b बाई पॉजिटिव होने के कारण वो 0 के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। तो देखो 3 इंटरवल बनेंगे यहाँ पे, ये एक एंड ये एक, इस तरीके से 3 इंटरवल बन जाएंगे, ठीक है। तो तुम जो तो ओपन कर सकते हो अच्छे से एक एक को। एफ एक्स इक्वल टू सबसे पहला देखो पहला इंटरवल x इज लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव वाला, फिर x बिलोंग्स टू 0 से b बाय ये बीच वाला, और फिर लास्ट x बिलोंग्स टू b बाय, यहाँ पे b बाय को तो क्लोज कर दे दो, और b बाय से लेके इंफिनिटी। इस तरीके से हमारे पास 3 केसेस बन जाएंगे। अब तीनों केसेस में एक एक करके ओपन करते हैं। तो नेगेटिव वाले में ये भी नेगेटिव से ओपन होगा एंड ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि देखो b बाय तो राइट हैंड साइड में ना, b बाय से पहले की कहानी देख रहे हैं ऑफ कोर्स, तो b बाय के पहले ये नेगेटिव से ओपन होगा, b बाय के आगे ये पॉजिटिव से ओपन होगा। तो नेगेटिव में देखो क्या होगा, तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं -ax प्लस b माइनस cx, राइट। तो इस तरीके से ओपन होगा ये, तो ये बन जाएगा। थोड़ा सा इसको और लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते ताकि जगह बन सके। तो ये पहला जो केस बनेगा वो देखो क्या बनेगा, माइनस ऑफ a प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी। तो सबसे पहला केस आया जब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव से ओपन हुआ। फिर 0 से b बाय a में ये पॉजिटिव से ओपन होगा और ये नेगेटिव से ओपन होगा, तो यहां पे बस ये प्लस सी एक्स बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो c माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये सेकेंड केस आ गया। देखो इनफैक्ट अगर देखोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, एबीसी तो कांस्टेंट्स है, एक्स में यहाँ पे वेरिएबल है, तो एक्स में एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। सिमिलरली लास्ट केस देखोगे बी बाय से आगे में, तो दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, यानी ये भी ए एक्स माइनस बी और वो प्लस सी एक्स। तो ये बन जाएगा ए प्लस सी एक्स माइनस बी। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा तीनों केसेस बन जाएंगे। अब बस तुम्हें अच्छे से इसको एक एक करके ओपन करना है। दो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और b बाय, इस तरीके से 0 और b बाय को रखोगे। अब देखो ध्यान से, चलो मेन कहानी स्टार्ट होती है। b यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तीनों स्ट्रेट लाइन है, चीजों देख सकते हो। ये वैल्यू जो है, थोड़ा सा नेक्स्ट कलर लेते हैं। ये देखो ये a और c तो पॉजिटिव है, क्योंकि a और c दिया हुआ है पॉजिटिव, राइट। तो a प्लस सी भी पॉजिटिव रहेगा और ये पूरा क्या रहेगा नेगेटिव स्लोप। यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट केस के लिए नेगेटिव स्लोप। सिमिलरली ये भी a प्लस सी जो है ये क्या रहेगा पॉजिटिव स्लोप, राइट। तो देखो ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। c माइनस ए के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो अब देखो कहानी, थोड़ा सा मैं और अच्छा ग्राफ बनाता हूं उस साइड लेके ताकि दिख जाए अच्छे से। जीरो b बाय, इस तरीके से दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब देखो 0 के पहले नेगेटिव स्लोप है, और अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा हट जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी b आएगी। तो y इंटरसेप्ट जो है वो b है उस ग्राफ का, ठीक है, मतलब y एक्सिस पे वो b पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। और इसके पहले जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो मैं कुछ ऐसे बना लेता हूं अपने हिसाब से, ठीक है। फिर b बाय a के आगे में, चलो b बाय अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं या फिर यहाँ पे पुट करते हैं, तो वो भी देख सकते हो वहां पे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू चेक कर सकते हैं यहाँ पे b बाय पुट करके, जो भी है वैल्यू अगर आएगी तो इस तरीके से आएगी a प्लस सी बी बाय माइनस बी। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैंने x की जगह b बाय पुट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा b प्लस बी सी बाय ए माइनस बी। तो b और b कैंसिल हो जाएगा,
तो बी बाय ए पे वैल्यू क्या आ रही है, बी सी बाय। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बी सी बाय हमें को बी सी और ए तीनों की वैल्यूज तो पता नहीं है, तो हम लोग चलो हमारे पास तीन ऑप्शन है कि आइदर बी सी बाय ऊपर आ जाए, ठीक है, या फिर बी सी बाय नीचे आ जाए, या फिर बी सी बाय एग्जैक्टली बी के बराबर ही हो जाए, राइट। तो तीन केसेस बन रहे हैं कि बी सी बाय ए बी से बड़ा हो जाए, बी सी बाय ए बी के बराबर हो जाए, या फिर बी सी बाय ए बी से छोटा हो जाए। तो बेसिकली तीन केसेस बन रहे हैं। अब ये तीनों केसेस में हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखो आगे क्वेश्चन, assumes its minimum value only at one point। मतलब ये जो पूरा ग्राफ बनेगा उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो बस एक ही पॉइंट पे आएगी। तो वो कब पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे तीन केस बनाऊंगा, ध्यान देना। अभी अगर बी सी बाय ऊपर आया, ये फर्स्ट केस, ठीक है। अगर बी सी बाय बी के बराबर आया, ये सेकेंड केस। एंड थर्ड केस अगर बी सी बाय इधर आया, ठीक है। तो ये तीन केस मैंने लिए, ये पॉइंट एक और ये पॉइंट एक। तो चलो यहाँ पे अगर बी बाय पे वैल्यू और ये एक पॉइंट आ रहा है, या फिर ये एक पॉइंट आ रहा है, या फिर ये एक पॉइंट आ रहा है, ये डिपेंड करता है ये तीनों केसेस पे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अब देखो इसके आगे का जो ग्राफ बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ऑफ कोर्स देख सकते हो, लीनियर इक्वेशन ही है। तो आइदर ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, मैं चाहिए तो डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करता हूं कि कुछ भी हो सकता है तीनों में से, या फिर ग्राफ एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगी, देखो, क्योंकि ये भी वैल्यू इक्वल टू बी आ रही है सेकंड केस में, राइट। और या फिर ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और आगे वाला तो सबको तो क्लियर ही है, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आइदर यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो तुम इसको भी चाहिए तो डॉटेड कर सकते हो, चॉइस अपने पे है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे तीन केसेस ले लिए कि आइदर ऐसे बनेगा, फर्स्ट केस वाला ग्राफ बनेगा, या फिर सेकंड केस वाला ग्राफ बनेगा, या फिर थर्ड केस वाला ग्राफ बनेगा। अब थोड़ा सोचो ध्यान से, तीनों केसेस में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें जो मिनिमम पॉइंट है वो बस एक ही आ रहा है। देखो, अज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू एट ओनली एट वन पॉइंट। तो देखो सबसे पहला केस देखो, फर्स्ट केस, ग्राफ इस तरीके से आया, थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर गया। तो देखो इसका पहले वाले केस में मिनिमम पॉइंट जो है वो कितना आ रहा है, बी पे आ रहा है, बिल्कुल सही है, मतलब मिनिमम वैल्यू एक ही पे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो तीसरा वाला केस देखते हैं, यहां से आया, ये नीचे गया और वापस ऊपर गया। तो देखो इस केस में मिनिमम पॉइंट कहां पे आ रहा है, बी बाय ए पे आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, बी सी बाय ए, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये थर्ड केस में मिनिमम पॉइंट अभी भी एक ही, मिनिमम वैल्यू जो है वो अभी भी एक ही पॉइंट पे आ रही है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस केस में, फर्स्ट केस में ये वाला मिनिमम पॉइंट आ रहा था, राइट। अब फर्स्ट और थर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। लेकिन जब सेकेंड केस देखोगे तो सेकेंड केस में देखना, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सोचो ये जो ग्राफ बन रहा है, देखो इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा है, राइट, इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा है। तो इसमें देखो मिनिमम वैल्यू जो है वो कितने वैल्यूज, मिनिमम जो है वैल्यू वो कितने पॉइंट्स पर अटेन कर रही है। देखो जीरो पे भी वैल्यू बी आ रही है, यहां पे भी वैल्यू बी आ रही है, ये भी वैल्यू बी आ रही है, सब पे वैल्यू बी ही आती जा रही है। तो इसीलिए सेकेंड केस एक ऐसा पर्टिकुलर केस रहेगा जब मिनिमम वैल्यू एक पॉइंट पे अटेन नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखो अगर इस पूरे ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम अटेन करना है, मतलब ये सेकेंड केस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड केस चाहे कुछ भी हो, बस सेकेंड केस नहीं होना चाहिए। मतलब ही इसका मतलब ये सेकेंड केस में मैंने कंडीशन ली थी, कौन सी कंडीशन, कि बी सी बाय ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तभी ये पॉसिबल होगा। अब देखो बी तो जीरो है नहीं, बी तो पॉजिटिव है, तो बी को कैंसिल कर देना, हेंस सी इज नॉट इक्वल टू ए। क्योंकि अगर सी और ए इक्वल हो गए तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और ए इक्वल हो गए तो देखो ये सी और ए इक्वल हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स का कोएफिशिएंट हट जाएगा, बचेगा कांस्टेंट। मतलब जीरो और बी बाय ए के बीच में ऐसे कांस्टेंट लाइन बनेगी, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हेंस यहाँ पे सी और ए की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है। हेंस कौन सा ऑप्शन बताओगे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है।
और भी 2-3 डाउट्स है, उसको भी फटाफट आगे करके डिस्कस करते हैं। लिखो उसको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ डाउट्स हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 के भी 1-2 डाउट है, ठीक है, एक डाउट है इनफैक्ट। पार्ट 3 का देखते हैं, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का 9th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी 2-3 लोगों ने डाउट पूछा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा है तो सिंपल बहुत, ये भी डिफिकल्ट नहीं था, और ये भी क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो जिन्होंने नहीं किया, मैं रिकमेंड करता हूँ इसको वापस एक बार ट्राई करो, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये बता देता हूँ जिनको दिक्कत गई। तो देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन द इक्वेशन दिस। तो इक्वेशन दिया है जहां पे 2 मॉड है, तो 2 मॉड है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। इस वाले मॉड का क्रिटिकल पॉइंट देखो y, तो y इक्वल टू 0 वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एंड इसकी वैल्यू भी अगर इक्वल टू 0 करेंगे, -1 इक्वल टू 0, तो यहां से भी निकालेंगे इसका भी क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 1, तो y -1 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 1। मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए 0 एंड 1, यानी कितने केस बनेंगे, टोटल 3 केस बनेंगे, 3 इंटरवल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस 1, ठीक है, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0। तो -इंफिनिटी से 0 की अगर बात की जाए, तो ये जो पहला वाला मॉड है वो भी नेगेटिव से ओपन होगा, एंड 0 से पहले में ये भी मॉड नेगेटिव से ओपन होने वाला है। तुम जिन्हें पुट करके देख सकते हो, -1 पुट करो, तो -1 देखोगे तो 2 की पावर -2 यानी 1/4 -1, तो नेगेटिव हो जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। दोनों मॉड नेगेटिव से ओपन होंगे, तो 2 की पावर -y -2 की पावर कितना आएगा ये, तो ये बन जाएगा, नेगेटिव से ओपन होगा तो प्लस बन जाएगा ये 2 की पावर y -1, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, -1 2 की पावर y -1 +1। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर y -1 और 2 की पावर y -1 कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर -y इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -y इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू -1। हेंस यहाँ पे एक वैल्यू तो सेटिस्फाई हो गई हमारे पास, जो कि है y इज इक्वल टू -1। सिमिलरली केस 2 को भी देखते हैं। केस 2 में जो बीच वाला इंटरवल है उसमें भी ओपन करेंगे, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y होना चाहिए, देखना ध्यान से। y बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल है, और 0 यहाँ पे क्लोज किया, तो मैं 0 यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, 0 से 1 पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से 1, तो 0 से 1 में ये जो है ये पॉजिटिव से ओपन होगा, और ये पूरा वापस से नेगेटिव से, तो 2 की पावर y प्लस 2 की पावर y -1 इज इक्वल टू 2 की पावर y -1 +1। तो इस तरीके से वापस से 2 की पावर y -1 और 2 की पावर y -1 कैंसिल, ठीक है। बचेगा 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है 1। तो देख सकते हो ये भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी y इक्वल टू -1 और 1 तो आ गए। बचा केस 3, उसको भी सॉल्व करते हैं। y बिलोंग्स टू ओपन 1 से इंफिनिटी, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो उसको भी देखते हैं, ओपन 1 से इंफिनिटी। तो देखो 1 से इंफिनिटी में ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, इसका ऊपर वाला मॉड, एंड ये भी पूरा पॉजिटिव से ओपन होगा, तो देखो ये क्या मिलेगा, 2 की पावर y, ये माइनस ये रह पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, -2 की पावर y -1 +1 बन जाएगा ये, और 2 की पावर y -1 +1। तो देख सकते हैं यहाँ पे और 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको उधर भेज देते हैं, तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर y -1, ये भी 2 की पावर y -1 है, तो ये पूरा इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो पावर में अगर देखोगे तो 2 की पावर y, और ये भी अगर पावर्स को ऐड करोगे तो ये भी 2 की पावर y बन रहा है, मतलब LHS और RHS एग्जैक्टली क्या बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं। और अगर एग्जैक्टली इक्वल बन रहा है मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। इस केस 3 का आंसर आ रहा है। लेकिन केस 3 की कंडीशन क्या कहती है कि y की वैल्यू जब 1 से इंफिनिटी तभी तो आ रहा था ना, तो बस इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो y बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी ही अपना क्या आएगा, थर्ड केस का फाइनल आंसर। अब बस तीनों केस को यूनियन लेंगे, तो फाइनली आंसर जब लिखोगे तो एक -1 तो आ ही रहा है, तो -1 एक सिंगल पॉइंट आ रहा है, तो उसको इससे कर्ली ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा। फिर उसके बाद 1 एक आ रहा है, तो उसको भी डाल सकते हो इसके अंदर, अदरवाइज 1 को यहाँ पे ही क्लोज कर दो, तो तुम्हारा यूनियन करके इस तरीके से फाइनल आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, मतलब ये सिंगल पॉइंट है, और यहाँ पे एक पूरा का पूरा इंटरवल है। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि तीनों केसेस का मुझे क्या लेना पड़ता है, यूनियन, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी होमवर्क में दिया था मैंने पहले, तो इसको भी फटाफट देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये भी। तो देखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनफैक्ट ये मॉड का क्वेश्चन है ही नहीं, ये है पूरा क्वाड्रेटिक और थोड़ा सा सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स सबको पता होना चाहिए, कितना आता है सम ऑफ रूट्स, तो ये होगा -q/p -b/a। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कितना आता है सबको याद तो होगा ही, r/p, ठीक है। और तो और क्या, ये भी इक्वेशन दिया, वैसे तो पहले इसको लिख लेते हैं, p/q/r एंड ap है, तो 2q इज इक्वल टू p+r। ये सबसे पहली कंडीशन आ गई हमारे पास, ठीक है। जो भी कंडीशन है आती जा रही है वो लिखते जा रहा हूं, ठीक है।
फिर यहाँ पे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू बाय पी, सब्सटीट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, आर बाय पी, ये भी सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से पी और पी कैंसिल, हेंस यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 4r, राइट। अब बस क्यू की वैल्यू जो माइनस ऑफ 4r है मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ क्यू की वैल्यू, तो देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू माइनस 4r 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, हेंस यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी देखो माइनस 8r माइनस r, तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9r। तो q और p दोनों r के टर्म्स में आ गया है। अब बचा क्या है, मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकालना है। तो इसके करने के दो तरीके हैं, आइदर तुम्हें सीधा फॉर्मूला याद है जो कि डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है अंडर रूट डी बाय, यहाँ पे डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है स्क्वायर टेक का, या फिर अगर ऐसे याद नहीं आ रहा तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला आता है तो इस वाले से भी कर सकते हो। चलो इससे पहले बता देता हूँ, दोनों सिंपल चीज है, यहां से ये फॉर्मूला आता है इनफैक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है देखो, तो माइनस क्यू बाय पी है। अब यहाँ पे सब जगह क्यू और पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू है माइनस 4r और पी की वैल्यू है देखो यहाँ पे माइनस 9r। तो क्यू बाय पी कितना आएगा देखो, क्यू बाय पी, तो क्यू बाय पी आएगा 4/9 और 4/9 यहाँ पे माइनस के साथ है, तो माइनस 4/9 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो देखो ये आर है और पी की वैल्यू माइनस 9r है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 1/9, तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 1/9। बस, तो तुम खुद कर भी सकते हो। तो देखो क्या मिल रहा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/81 प्लस 4/9। बस यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये 9 से मल्टीप्लाई करो इधर ऊपर, ऊपर और नीचे। 36 प्लस कितना बन रहा है, 36 प्लस 40, 36 प्लस 16, तो ये 52 बन रहा है अपॉन 81 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हेंस अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो अगर दोनों साइड रूट लेते हैं तो इस तरीके से क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√13/9। यहाँ पे इसका मॉड लिख लो चाहिए तो सीधा ही 2√13/9। तो ठीक है, और भी जो बच्चे कुछ डाउट्स है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं थोड़ा सा और भी आज क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी हमने जीआईएफ, एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शंस पढ़े, उस पर और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डाउट्स और भी जितने भी बचे सेक्शन सी के, तो वो भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना लिखो, अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एग्जांपल्स ऑन सिग्नम फंक्शंस एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। लिखो इसको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ नए एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ठीक है, तो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो भी है जीआईएफ, एफपीएफ और सिग्नम फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने मिक्स कर करके, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा तुमने जो कल जो लास्ट टॉपिक जो देखा था अपना, वैसा ही कुछ करना है, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। देखो तुम्हें एक चीज याद रख लो कि ये गलती से भी ये मत करना, यहाँ पे जो तो नोट में पॉइंट ही लिखा देता हूँ कि ये 2 को कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर नहीं निकालना है। यानी अगर अपने पास कुछ mx ऐसा कुछ है, यहाँ पे m इंटीजर है, चाहे तो कुछ भी हो, ठीक है, तो m को यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल के सीधा m ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x नहीं लिखना है, बिल्कुल गलत होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास mx का फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर होगा तो m को बाहर नहीं निकालना है, उससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो जो चाहिए तो नोट में ऊपर हेडिंग में ऊपर ऐसे कुछ पॉइंट डाल सकते हो मार्जिन के ऊपर, ताकि याद रहे। तो यहां से ये हटाना नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज कर सकते हो क्या, कि यहाँ पे देखो दोनों चीजें 2x और 2x ही है। अगर यहाँ पे 2x और 3x अगर अलग अलग चीजें होती तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये भी 2x और ये भी 2x है, तो बहुत सिंपल चीजें हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सीधा तुम एक पहले स्टेप क्या कर सकते हो, लेट 2x इज इक्वल टू t, सीधा बोल दो कि 2x जो है वो t के बराबर है। अब देखो पूरी कहानी कितनी सिंपल हो जाएगी, ये बन जाएगा इस तरीके से डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा ग्रेडेशन और फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आता है तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास x है तो x को लिखते हैं i प्लस एफ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसको लिखते हैं i, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो उसको लिखते हैं f। तो सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको i लिखूंगा, इसको लिखूंगा f क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट है, और यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं।
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा एफ को आई के टर्म में एक्सप्रेस करोगे, तो एफ की वैल्यू आएगी, अगर सॉल्व करोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, आई माइनस 1/3 इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, जो कि है जीरो की एफ की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। बस यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा आई माइनस 1/3 लेस देन 1, राइट। अब बस सिंप्लीफाई करोगे तो आई की रेंज आएगी हमारे पास 3, यहाँ पे गया 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, 3 + 1 बन जाएगा यहाँ पे 4, तो आई की वैल्यू आ जाएगी क्लोज्ड 1 से ओपन 4 के बीच में। लेकिन आई इंटीजर होने के नाते से हम लोग अगर देखेंगे तो आई की वैल्यू 3 पॉइंट्स ले सकता है, बस आई 1 हो सकता है, आई 2 हो सकता है एंड आई 3 हो सकता है। 4 पे यहाँ पे ओपन है, इसलिए 4 को इंक्लूड नहीं करना है। बस अब आई की 3 वैल्यूज आ रही है तो एफ की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करके निकालो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आई की जगह 1 पुट करो तो 1 - 1 0 आ रहा है, तो जब आई 1 है तो एफ 0 है। सिमिलरली जब आई 2 है तो एफ कितना आ रहा है, 2 - 1 1/3। सिमिलरली जब आई 3 है तो ये बन जाएगा 2/3। बस अब यहां से तुम्हें तो निकालना आता ही है, इसका क्या करना है, टी की वैल्यू क्या है आई प्लस एफ, तो बस टी की वैल्यू निकालते जाओ, आई प्लस एफ तो 1 + 0 यानी इक्वल टू 1 आ रहा है। सिमिलरली 2 + 1/3 तो ये भी एक वैल्यू आ रही है कितनी, तो 7/3 आ रहा है। और सिमिलरली एक और वैल्यू टी की वैल्यू कितनी, 3 + 2/3 तो ये कितना आ रहा है, 9 और 2 11, तो ये 11/3 आ रहा है। लेकिन ये टी की वैल्यूज है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी है t/2, तो बस उसका यूज करेंगे, तो सबको हाफ कर दो तो एक्स की वैल्यू आएगी हाफ, यहाँ पे अगर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा हमारे पास सेकंड वैल्यू 7/6, और यहाँ पे अगर वैल्यू डिवाइड करोगे 2 से तो एक्स की वैल्यू, तो बेसिकली 3 सोल्यूशन आ रहे हैं, हाफ, 7/6 एंड 11/6। ये तीनों वैल्यूज को तुम चीजों इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। जो देख लो हाफ यहाँ पे पुट करोगे तो 2 × हाफ 1 आ जाएगा, 1 का ग्रेडेशन 1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है। हाफ × 2 1, तो 1 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 0 आएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और 1 - 0 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसके सेम तरीके से बाकी दोनों वैल्यूज भी पुट करके चेक कर सकते हो, या फिर ये वाला मेथड हमेशा यूज कर सकते हो जब भी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेडेशन काम आएगा। बस इसके अलावा और भी एक जगह क्या यूज करना है, कई बार क्वेश्चन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आता है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x भी आता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो इसको तुम्हें हमेशा 2 केस में ब्रेक करना है। मैंने ये बताया होगा तुम लोगों को, प्रॉपर्टीज में याद होगा, तो इसको हमेशा 2 केस में ब्रेक करो, एक्स जब इंटीजर है और एक्स जब इंटीजर नहीं है। सिमिलरली इधर भी मैंने बताया था एक्स जब इंटीजर है और एक्स जब इंटीजर नहीं है, तो 2 केस में हमेशा ब्रेक करो। पहला वाला अगर एक्स जब इंटीजर है तो ये सीधा तुम माइनस चाहिए तो बाहर ले सकते हो, ठीक है, सीधा इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ये बन जाएगा -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। सिमिलरली इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तुम सीधा माइनस को बाहर ले सकते हो और ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तुम जो चेक भी कर सकते हो, अगर माइनस एक्स इंटीजर है उसके लिए बात कर रहे हैं, अगर एक्स इंटीजर है तो -2, तो -2 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना तो 0 आएगा, माइनस को बाहर ले लो तो भी ये फ्रैक्शनल पार्ट निकालो तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी करो 0 ही आने वाला है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई याद होगा तो मैंने बताया था उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। सिमिलरली अगर एक्स इंटीजर नहीं रहेगा तो ये हो जाता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में ऐसे -x का फ्रैक्शनल पार्ट दिखा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो सीधा ये केसेस ऐसे 2 केस में डिवाइड करोगे, एक्स इंटीजर एक्स नॉट इंटीजर, और दोनों केस को अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है। तो ग्राफ बनाना है, यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ सीखा था, अब हम लोग सीखने वाले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ। तो देखो सबसे पहले जैसे कि हमने ग्रेडेशन में किया था, सेम इसमें भी वही चीज प्रोसीड करने वाले हैं कि सबसे पहले अंदर वाले का ग्राफ बना लो, यानी sin x का ग्राफ। तो देखो इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया sin x का, पीछे बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा है हमारे पास आगे और पीछे। ये 0 वैल्यू है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π है। सिमिलरली यहाँ पे -π/2 -π -3π/2 -2π, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 और यहाँ पे आएगा -1। तो इस तरीके से तो sin x का ग्राफ है।
लेकिन हमें sin x का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x चाहिए। तो अब एक चीज सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग, इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब ग्राफ कैसा भी हो, बस ग्राफ का जो वैल्यू है वो पूरा 0 से 1 के बीच में ही बनना चाहिए। यानी देखो ये जो नीचे में पार्ट आ रहा है वो सब नहीं बनना चाहिए, पूरा ग्राफ इसके बीच में ही दिखना चाहिए। ये किसके लिए, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं, जीरो देखो, जीरो पुट करोगे एक्स की जगह तो साइन जीरो तो जीरो बनने वाला है, और जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है जीरो ही बनेगा। ठीक है, तो जीरो पे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाई बाय 2 पे जाते देखो, पाई बाय 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, वापिस से 0, राइट। सिमिलरली पाई को देखो, पाई पे अगर वैल्यू पुट करोगे साइन पाई 0, और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट वापिस से 0। ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे चेक करो, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करो, 3 पाई बाय 2 तो साइन 3 पाई बाय 2 -1 रहता है, और -1 का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी एक इंटीजर है तो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0। ऐसे सब यहाँ पे जो भी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 दिख रहे हैं उन सब पे क्या करोगे, 0 मार्क करोगे। मतलब ये जो मैंने रेड पॉइंट्स मार्क किया वो ग्राफ का पार्ट है, किसका, ये वाले ग्राफ का पार्ट है। अब जो आगे का पार्ट है वो देखो ध्यान से, 0 से पाई बाय 2 के बीच की बात करते हैं। कोई भी वैल्यू लो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो ग्राफ हमेशा किसके बीच में रहने वाला है, 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो अगर 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, और ऑलरेडी देखो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में ग्राफ है, तो अगर कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हो, जैसे कि 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कोई भी वैल्यू लेते हो, उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो, जैसे कि 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो, तो ऑब्वियस सी बात है तो 0.9 ही आने वाला है। इसका मतलब इसके बीच का जो ग्राफ है वो जैसा आ रहा है वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अगर यहाँ पे पाई बाय 4 वैल्यू पुट करते हो तो पाई बाय 4 वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 1 और 0 1 के बीच में है, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वो भी 1/√2 ही आने वाला है। हेंस ये जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली वही वैल्यू रहने वाली। मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ चेंज नहीं होने वाला है, बस यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या रहेगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा क्योंकि पाई बाय 2 पे वैल्यू वापस से 0 आ रही है। आगे बढ़ते हैं, पाई बाय 2 से पाई के बीच में देखो ये ग्राफ बन रहा है, और अभी भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है, और अगर अभी भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वैसे का वैसी वैल्यू आने वाली है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि 90 और 180 के बीच में सपोज 120 वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 120 अगर निकालते हैं तो √3/2 आता है। ठीक है, तो साइन 120 अगर √3/2 आ रहा है हमारे पास, तो √3/2 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट चेक करते हैं तो √3/2 रहने वाला है। मतलब 0 और 1 के बीच में अभी भी पार्ट आ रहा है तो ग्राफ वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब ग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो 0 से पाई में तो बहुत सिंपल है, वो समझने में ज्यादा आसानी रहती है। अब जो इसके आगे का पार्ट ध्यान से सुनना, तो पाई और 3 पाई बाय 2 की कहानी के बीच में देखते हैं। तो जैसे ही पाई के आगे जा रहे हो तो वैल्यू देखो साइन के क्या हो रही है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई। अब ये जो वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई है, देखो सपोज यहाँ पे मैं लेता हूं 180 का आगे चलो लेते हैं 220 का वैल्यू इसके बीच में आ रही है क्योंकि 180 और 270 के बीच में है। तो 225 पे वैल्यू अगर देखोगे साइन 225 तो -1/√2 आता है। तो अब अगर -1/√2 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो देखो क्या होगा, जैसे -1/√2 है तो देखो ये वाला सोचो इसके बारे में, -1/√2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 - 1/√2, तो 1/√2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 1/√2 रहेगा, यानी 1 - 1/√2, यानी ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू बन रही थी -1/√2, देखो -1/√2 जो भी वैल्यू आ रही थी उसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है इसमें से थोड़ा सा 1 ऐड करना है, यानी ये जो पॉइंट है पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 से। ठीक है, अब 1 से शिफ्ट हो जाएगा मतलब सारे पॉइंट्स के लिए वैलिड है, ताकि चाहे तुम 225 डिग्री लो या फिर 230 लो 240 लो, जो भी लो, इस इंटरवल के बीच में हमेशा -1 और 0 के बीच में वैल्यू आने वाली है। और जैसे ही फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो ग्राफ कहां पे शिफ्ट होने वाला है, पूरा ग्राफ जैसे का जैसा है वैसा का वैसा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, देखो ऐसे। ये जो ग्राफ है एग्जैक्टली वो ग्राफ ऊपर जाएगा, और जाना भी चाहिए क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। सिमिलरली अगर 3/2 से 2 देखोगे तो ये रेंज आ रहा है और इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी देखोगे तो ऐसे कुछ शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये ऐसे, इधर भी ऐसे। ठीक है,
ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, यहाँ पे ओपन आएगा बस। तो जो भी मैंने रेड में जो ग्राफ बनाया है, देख सकते हो पूरा का पूरा रेड ग्राफ जो है वो 0 और 1 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। अब तुम्हें डिफरेंस सोचो कि ग्रेटेस्ट रीजन में क्या हो रहा था, ग्रेटेस्ट रीजन में लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनते जा रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स इंटीजर वैल्यूज हैं, बस इंटीजर वैल्यूज देते रहेगा। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में क्या हो रहा है, ग्राफ वैसे का वैसा ही होगा, बस सारा ग्राफ 0 और 1 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट को याद रखो कि पूरा ग्राफ 0 और 1 के बीच में बनेगा, मतलब पूरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई फंक्शन रहेगा, उसके लिए बता रहा हूं। पूरा पूरा ग्राफ 0 और 1 के बीच में रहेगा, एंड जो भी नीचे अदरवाइज बाहर वाला ग्राफ बन रहा है, मतलब उसके उस इंटरवल के बाहर जो भी ग्राफ बन रहा है, उसको बस तुम्हें बीच में लेके आना है। अगर यहाँ पे ग्राफ ये ऊपर बन रहा होता तो उसको भी नीचे लेके आते। बस पूरा ग्राफ 0 और 1 के बीच में बनेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और ऊपर में देखो, 1 पे देखो, सब 1 पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हॉलो बन रहा है, और बनना भी चाहिए क्योंकि 1 पे क्या है, यहाँ पे ओपन है। और सब नीचे में देखो, यहाँ पे 0 0 0 0 0 सब 0 पे इंक्लूड है। तो ये बन गया अपना रेड जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर ग्राफ। सिमिलरली लास्ट के फटाफट दो ग्राफ भी कर लेते हैं। तो देखो ये वाला ग्राफ सिग्नम और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दोनों इन्वॉल्व है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो फ्रैक्शनल पार्ट इसका रेंज क्या होता है, तो वो तो मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, 0 से 1 ही रहता है। तो देखो सिग्नम के अंदर सिग्नम के केसेस क्या बनते हैं, सिग्नम में 3 केसेस बनते हैं। अगर सिग्नम के अंदर वैल्यू पॉजिटिव रही तो 1 आएगा, सिग्नम के अंदर वैल्यू नेगेटिव रही तो -1 आएगा, और सिग्नम के अंदर वैल्यू अगर 0 रही तो 0 आएगा। तो देखो अब सिग्नम के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसका रेंज 0 और 1 के बीच में है, तो दो ही केस बन रहे हैं कि आइदर फ्रैक्शनल पार्ट 0 रहेगा या फिर फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 रहेगा। देखो ये वाला केस कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव, और ये वाला केस कौन सा बन रहा है, 0। तो देखो, तो अगर ग्राफ बनाने जाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देखना ध्यान से। अभी फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब कब आता है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब आती है, हर इंटीजर पॉइंट पे, यानी 0 1 2 3 4, सिमिलर -1 -2, ये जो भी मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं उन पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या रहेगा, वो भी 0 रहेगा। मतलब हर इंटीजर पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होने वाली है, जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं वो ग्राफ बनने वाला है। देखो अपना हर इंटीजर पॉइंट्स पे ग्राफ की वैल्यू 0 होने वाली है। चेक कर लो, एक्स की वैल्यू 100 पुट करो, 100 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और सिग्नम 0 0, ठीक है। अब इंटीजर के अलावा कोई भी पॉइंट लो, जैसे कि 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.9। अब 0.9 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू का अगर सिग्नम लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का अगर सिग्नम लोगे तो वैल्यू 1 ही आने वाली है। मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द इंटीजर्स जो भी वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बनने वाली है, यानी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, यानी हमेशा सिग्नम ऑफ, इस केस में सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, 1। यानी देखो इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ये 0 पे भी आएगा, ऑफकोर्स ये भी पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे ओपन ओपन ओपन, इस तरीके से ये ग्राफ आगे भी और पीछे भी चलते रहेगा। तो बस ये वाला पॉइंट है वैसे 1 है, ठीक है। तो ये ग्राफ है सिग्नम एक्स का, सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, 1 पे हमेशा आएगा एक्सेप्ट एट इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स पे हमेशा 0 आने वाला है। तो ये ग्राफ है ब्लू वाला जो है सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बचा लास्ट वाला एक केस, ये भी बता के खत्म कर रहा हूं, तो देखना ध्यान से। मॉड एक्स है तो केस लेते हैं, चलो एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव में ये क्या बन जाएगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा सिग्नम 0, तो 0 बन जाएगा। और एक्स नेगेटिव में ये क्या बन जाएगा, सिग्नम ऑफ कितना बना, देखो एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो बन जाएगा 2x। अब देखो क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, और 2x भी पूरा का पूरा क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमेशा, तो बस -1 आ जाएगा, खेल खत्म, ठीक है। देखो ग्राफ क्या बनेगा कि पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो पॉजिटिव साइड में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। 0 की बात की जाए वो भी 0 ही आ रहा है, चलो चेक कर लो। और जैसे ही एक्स नेगेटिव हुआ तो वैल्यू क्या बन गई, -1। तो इस तरीके से जो रेड वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे -1, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0। तो इस तरीके से सिग्नम ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स का भी ग्राफ बन जाएगा। तुम जो तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, एक्स की जगह 4 पुट करो,
4 माइनस 4 0, सिग्नम 0 0। जो तो नेगेटिव वैल्यू पुट करो, -6 -12 सिग्नम -12, तो -1 ही बनने वाला है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू। तो ये है सारे क्वेश्चन आज के, ठीक है। तो ये फाइनल लास्ट के कुछ क्वेश्चन है और इनको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं। होमवर्क के लिए सेक्शन सी जो मैंने प्रीवियसली दिया था उसी को कंप्लीट करो पूरा, और एक्सरसाइज 2 में अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करूंगा उसमें मैं होमवर्क में दे दूंगा एक्सरसाइज 2 के और भी क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए सेक्शन सी पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। होमवर्क में इतना ही करो और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अगर इन क्वेश्चन में भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बताओ, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।